हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ थर्ड सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप, उसकी विशेषताएं एवं उसकी संरचना पे चर्चा करेंगे। कल हमने सरकारी पत्र के प्रारूप को ध्यान से देखा था और काफ़ी अच्छी तरह से समझा गया था उसको। आज हम देखते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र या डेमी ऑफिशियल लेटर या डीओ, अंग्रेजी में इसे डेमी ऑफिशियल लेटर या शॉर्ट में डीओ भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र भेजने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है इसका। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इसको अगर बात करें तो इसका प्रयोजन क्या है, किस लिए हमें अर्ध सरकारी पत्र भेजने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रयोजन का मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको भेजा जाता है। तो इसका प्रयोजन सबसे मेन है। इसका प्रयोजन अगर देखा जाए तो इसके प्रयोजन में हम कह सकते हैं कि राजपत्रित अधिकारियों के बीच वार्तालाप के लिए, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं उनके बीच अगर आपस में वार्तालाप, व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करनी हो तो उसके लिए जो है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि राजपत्रित अधिकारियों के मध्य, राजपत्रित अधिकारियों के मध्य वार्तालाप अथवा विचारों के आदान प्रदान के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं वो मामला क्या होगा, मामला किसी न किसी सरकारी प्रयोजन का ही होगा। सरकारी कार्यों के उद्देश्य के लिए ही अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग होगा, व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं होगा। मामला राजपत्रित अधिकारी जो है विचार जब करेंगे किसी बात पे तो मामला क्या होगा, विषय वस्तु इसका जो होगा, इसकी जो विषय वस्तु होगी वो शासकीय कार्यप्रणाली के लिए होगी, शासकीय कार्यों के लिए ही होगा। यानी विषय वस्तु शासकीय कार्य ही बनेंगे, लेकिन जब अधिकारी एक दूसरे से किसी विशेष मुद्दे पे व्यक्तिगत रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ राजपत्रित अधिकारियों के अलावा किसके लिए, निजी व्यक्ति के लिए भी, निजी संस्थाओं या इसको कह सकते हैं गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों से मिलने के लिए भी, गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारी वर्ग से वार्तालाप के लिए भी, यानी कि किसी गैर सरकारी संस्था के अधिकारी से, वहाँ के मैनेजमेंट से अगर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति कोई लेन देन, कोई किसी प्रकार के सूचनाओं का लेन देन अगर करना होगा तो वहाँ भी हम जो है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी एनजीओ को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सूचना दी जा रही है अगर, तो वहाँ के अधिकारी के लिए भी हम जो है ये अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा निजी व्यक्ति को भी किसी विशेष मामलों में अगर निजी व्यक्ति से किसी प्रकार का सलाह लेनी हो भारत सरकार को, जैसे कि कोई विधि व्यवसायी हो या कोई विधि विशेषज्ञ हो या कोई हिंदी विषय का विद्वान हो, ठीक है, हिंदी विषय का विद्वान हो या विधि विशेषज्ञ हो, अगर इससे सरकार को किसी प्रकार की कोई सलाह लेनी हो, किसी विधि विशेषज्ञ से या किसी हिंदी के विशेषज्ञ से, विद्वान से, तो वहाँ पे उससे वार्तालाप करने के लिए हम क्या करेंगे कि अर्ध सरकारी पत्र का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोजन क्या है कि राजपत्रित अधिकारियों के मध्य शासकीय कार्यों के संबंध में वार्तालाप करने या विचारों के आदान प्रदान के लिए या किसी प्रकार के सुझाव या किसी प्रकार के सलाह मशविरा करने के लिए अथवा गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारी वर्ग से संबंध स्थापित करने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए एवं किसी निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति के संबंध में विषय विशेषज्ञ या हिंदी विषय विशेषज्ञ हो या किसी अन्य
मान लीजिए कोई इथिकल हैकर हो जो सरकार की वेबसाइट को हैक करने के बाद अगर किसी इथिकल हैकर की ज़रूरत पड़े सरकार को कंप्यूटर सेल में, अगर उसके अधिकारी ने कोई बाहरी व्यक्ति को लेना होगा तो वहाँ भी अगर संपर्क किया जाए तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, असरकारी पत्र के संबंध में ही बुलाया जाएगा। ठीक है। या अगर किसी विशेष अवसर पे कोई सम्मानित प्राइवेट व्यक्ति हो, निजी व्यक्ति हो, उसको अगर सम्मानित करने के लिए या फिर उस व्यक्ति को उस अवसर पे बुलाया जाना हो अगर, तो वहाँ भी हम असरकारी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोजन समझ में आ गया इसका क्या क्या है। राजपत्रित अधिकारियों के मध्य वार्तालाप के लिए, कि गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारी वर्ग से संपर्क स्थापित करने के लिए, किसी निजी व्यक्ति को बुलाने के लिए ये डेमी ऑफिशियल लेटर का प्रयोग किया जा सकता है। ये इसका क्या हो गया, प्रयोजन हो गया। ठीक है, ये प्रयोजन हो गया। इसके बाद उद्देश्य की अगर हम बात करें, अगर इसको हम देखें तो क्या करने के लिए, इसका सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है अर्ध सरकारी पत्र का, इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब पहला क्या है, किसी विशेष मामले पे, किसी विशेष मामले पर, किसी विशेष मामले में सलाह मशविरा लेने के लिए, सलाह लेने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई एक अधिकारी है, किसी एक विभाग में है, किसी अन्य विभाग के अधिकारी से कोई किसी मुद्दे पे सलाह मशविरा लेना हो अगर, तो वहाँ भी ये निजी व्यक्ति, ये जो है असरकारी पत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरा, विलंबित मामलों पे, कोई विलंबित मामला होगा अगर, अधिक दिन से लटका हुआ किसी ऑफिस में, विलंबित मामलों में विशेष ध्यान देने के लिए, ठीक है, विशेष ध्यान देने के लिए भी हम अगर इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका असरकारी पत्र का। ठीक है, कोई विशेष मामले में सलाह लेनी हो अथवा कोई विलंबित मामला जो उस ऑफिस में बहुत दिनों से लटका हुआ हो, उस पर विशेष ध्यान दिलाना हो किसी अधिकारी का, वहाँ भी हम क्या करेंगे कि असरकारी पत्र ही भेजेंगे। ये ऐसा इसका उद्देश्य है, इसको भेजने का उद्देश्य ऐसा होता है, या तो किसी मामले में विशेष सलाह लेनी हो, या तो कोई मामला बहुत दिन से लटका हुआ हो, उस पर जो है उनका विशेष ध्यान दिलाने के लिए ऐसा ये असरकारी पत्र भेजा जाता है। ठीक है, ये हमने प्रयोजन देख लिया, इसका उद्देश्य देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा मान लीजिए कि स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र भेजने के बाद भी कार्यवाही का न होना। ठीक है, कार्यवाही का न होना, अर्थात किसी विभाग द्वारा किसी मामले पर कई अनुस्मारक पत्र भी भेजे जा चुके हैं, तब भी उस पर कोई कार्रवाई न हो पा रही हो किसी कारणवश, तब हम इसका प्रयोग करेंगे कि विशेष किसी अधिकारी को हम व्यक्तिगत रूप से पत्र अधिकारी द्वारा लिखा जाता है, ताकि वो विशेष रुचि दिखा करके उस कार्य को यथाशीघ्र उस कार्य से, उस कार्रवाई से शासन को अवगत कराए। ठीक है, ये हमारा इसको पत्र असरकारी पत्र भेजने का उद्देश्य होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं असरकारी पत्र की जो विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, समझ में आ गया कि उद्देश्य क्या क्या है, किस मामलों में भेजा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। अब इसकी विशेषताओं की अगर हम चर्चा करते हैं असरकारी पत्र की, तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी, ये भी एक शासकीय पत्र व्यवहार का प्रारूप है। शासकीय पत्र व्यवहार का एक प्रारूप है। ठीक है, दूसरी, ये जो है मित्रवत
आत्मीय स्वरूप वाला पत्र होता है। इसका जो है, इसको जो लेखन शैली है इसकी, उस पर हम क्या कहेंगे, वो मित्रवत आत्मीय स्वरूप वाली होगी। इस पे हम जो है उनसे कृपया व्यक्तिगत ध्यान देने का कष्ट करें, कृपया इस पे विशेष ध्यान दें, आप इसका कष्ट करें, यानी कष्ट करें, अनुग्रहित होऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे हम। तो मतलब मित्रवत आत्मीय स्वरूप वाला ये पत्र होगा। इस पे हम, जैसे सरकारी पत्र में हमने कुछ नहीं लिखा, उसमें कोई किसी प्रकार के अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया, केवल औपचारिक शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन इसमें मित्रवत आत्मीय स्वरूप वाला पत्र भी हम पत्र भेजा जाता है। इसमें हम जो है उनको संबोधन में क्या कर सकते हैं। अब इसकी भाषा शैली कैसी होगी, तो भाषा शैली इसकी कैसी होगी, ये मित्रवत हो जाएगी, मित्रवत, अनौपचारिक, अनौपचारिक एवं व्यक्तिगत। यानी इसकी भाषा शैली कैसी हो जाएगी, वहाँ भाषा शैली का स्वरूप बदल जाएगा। वहाँ पे हम मित्रवत भाषा शैली का प्रयोग करेंगे। अनौपचारिक शब्दों में क्या क्या आते हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा, मैं आपका आभारी रहूँगा, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसे हम अनौपचारिक शब्दावली कहते हैं। तो इसमें अनौपचारिक शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वरूप, व्यक्तिगत संबंधों का हवाला भी दिया जा सकता है कि आप मेरे काफ़ी अच्छे शुभचिंतक हैं, मैं आपके प्रति बहुत ही मैं आपके प्रति बहुत आभारी रहूँगा, या आप हमारे आपके अच्छे संबंध रहे। इस तरह के बातों को भी हम इस पर शामिल कर सकते हैं ताकि जो है कार्य शीघ्रता से हो सके। लेकिन विशेष ध्यान देना है कि इसके जो कार्य होंगे वो क्या होंगे, शासकीय होंगे। उद्देश्य क्या होगा, शासकीय ही होगा। कहीं भी इसका उद्देश्य जो है व्यक्तिगत नहीं होगा, उद्देश्य हमेशा शासकीय कार्यों से संबंधित ही होगा। लेकिन इसमें हम इस तरह के शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और, इसकी जो है शैली क्या होगी इसकी, तो वो होगी उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, इसकी जो भाषा शैली होगी वो उत्तम पुरुष में एक वचन, यानी कि इसकी जो लिखने की शैली होगी उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। मैं आपके प्रति कृतज्ञ होऊंगा, आपका हमारा संबंध बहुत व्यक्तिगत है, आपके प्रति आभारी रहूंगा। इस तरह क्या है, ये उत्तम पुरुष की बात। जब मैं और आप की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम उत्तम शैली की बात करेंगे। उत्तम जो है पुरुष की बात करें, उत्तम पुरुष में हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो है एक वचन का प्रयोग भी कर सकते हैं हम इसमें, यानी उत्तम पुरुष एक वचन की शैली में ये असरकारी पत्र लिखा जाता है। ये आप विशेष ध्यान दें। यानी शासकीय पत्र व्यवहार का एक प्रारूप है, मित्रवत आत्मीय स्वरूप है इसका, मित्रवत और अनौपचारिक व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, उत्तम पुरुष एक वचन शैली में इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। ये आपने समझ लिया, हमने इसके उद्देश्य को समझ लिया, प्रयोजन समझ लिया, इसकी विशेषताओं को समझ लिया। अब हम इसकी संरचनात्मक विशेषताओं को देख लेते हैं। संरचनात्मक विशेषता का मतलब इसके प्रारूप को समझ लेते हैं कि कहाँ पे किन किन शब्दों का प्रयोग किया था, किन का नहीं किया था, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब इसकी संरचनात्मक विशेषता अगर हम देखें, या संरचनात्मक विशेषता या इसको हम कह सकते हैं प्रारूपगत विशेषता। ठीक है, इसे हम समझ लेते हैं क्या क्या विशेषताएं हो सकती है इसकी। पहला, ये जो सबसे पहले हम इधर दाहिने साइड में, दाहिने भाग में क्या लिखते हैं, दाहिने पार्श्व में जो है अर्धशासकीय पत्र संख्या,
इस तरह से हम संख्या रख सकते हैं, अशासकीय पत्र संख्या। ठीक है, बाएं भाग में होगा, दाहिने भाग में होगा और दाहिने पार्श्व में जो है अर्धसरकारी पत्र संख्या लिखेंगे। यहाँ पे हम जो है मंत्रालय लिखेंगे। ठीक, इसके नीचे फिर लिखेंगे हम विभाग या कार्यालय। ठीक है, असरकारी पत्र संख्या के नीचे मंत्रालय, फिर उसके बाद विभाग या कार्यालय को लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्थान व दिनांक। ये क्या होगा, ये हमारा दाहिने पार्श्व में सबसे ऊपर होगा। असरकारी पत्र में दाहिने पार्श्व में असरकारी पत्र संख्या, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, स्थान एवं दिनांक। ठीक है, ये इतनी चीजें कहाँ होंगी, मध्य ये दाहिने पार्श्व में होंगी। दूसरा, इसमें जो है अभी हम इसके प्रारूप को बनाएंगे तो हम समझ लेंगे। पहले हम इसकी विशेषता अगर पूछी जाए कि संरचनात्मक विशेषता बताइए या प्रारूपगत विशेषता लिखिए, तो हम इसको लिखेंगे कि दाएं पार्श्व में ये लिखा जाएगा असरकारी पत्र संख्या, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, स्थान, दिनांक। इसके बाद दाहिने पार्श्व, बाएं पार्श्व में, यहाँ पे बाएं पार्श्व में क्या लिखेंगे हम, ऊपर यहाँ लिखेंगे प्रेषक का नाम। यहाँ प्रेषक शब्द नहीं लिखा जाएगा, प्रेषक का नाम, पद नाम। ठीक है, और पता। पता कौन सा, शासकीय पता। जो प्रेषक होगा उसके हम प्रेषक का नाम लिखेंगे पहले, फिर उसका पद नाम लिखेंगे, फिर उसके शासकीय पते की बात करेंगे कि किस मंत्रालय से किस पत्रचा से ये भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये हमने तो यहाँ पे इनके जो है इनका पता तो हमने दे दिया कि ये मंत्रालय विभाग से, इस कार्यालय से पद जो है आ रहा है। तो यहाँ पे जो है उनके पते की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे केवल हम नाम और पद नाम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रेषक का नाम और पद नाम बाएं पार्श्व में होगा और पता यहाँ लिखा गया है। तीसरा, इसमें जो है एक चीज हमें ध्यान देनी है कि जब हम संबोधन करेंगे तो संबोधन में इसमें क्या होगा, संबोधन की शब्दावली जो है बदल जाएगी। बदल कैसे जाएगी, दरअसल ये हमने पढ़ा कि ये एक मित्रवत एवं व्यक्तिगत शैली में इसको लिखा जाता है। तो मित्रवत व्यक्तिगत शैली में हम शब्दों को बदल सकते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि उनके नाम के अनुसार भी लिख सकते हैं, उनके टाइटल के अनुसार भी हम उनको लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रिय, मान लीजिए प्रिय त्रिपाठी जी। अगर त्रिपाठी जी हैं तो त्रिपाठी जी लिख सकते हैं। प्रिय, या उनको नाम को यूज कर सकते हैं, प्रिय दिनकर जी। ठीक है, प्रिय दिनकर जी, या उनके नाम से सीधे हम लिख सकते हैं प्रिय, प्रिय महोदय भी कर सकते हैं हम। अर्थात यहाँ पे हम आत्मीय शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रिय त्रिपाठी जी, प्रिय दिनकर जी या प्रिय महोदय। ठीक है, ये हमारा इनको जो है संबोधन होगा। संबोधन में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रिय लिख सकते हैं और उनके नाम को भी लिख सकते हैं, जी भी लगा सकते हैं और प्रिय महोदय भी लिख सकते हैं। अर्थात जो संबोधन होगा वो आत्मीय स्वभाव वाला होगा, वो व्यक्तिगत स्वरूप वाला होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ पे हटा दिया जाए इसको। जो अगली विशेषता होगी, जब हम अधोलेख लिखेंगे, अधोलेख नहीं, पहले हम विषय की चर्चा कर लेते हैं
पहले हम मुख्य कलेवर, इसका क्या होगा, कलेवर या जो मुख्य विषय होगा, मुख्य विषय, इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे। उसमें हम जैसे हमने कहा था कि सरकारी पत्र में हमने क्या लिखा था कि मुझे आपको सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ठीक है, सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है या निर्देश हुआ है। ठीक है, तो ये सरकारी पत्र में था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र है तो इसके जो कलेवर या मुख्य विषय की जब हम शुरुआत करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वभाव वाला शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि निर्देश की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे हम लिखेंगे कि मुझे आपको सूचित करना है। ठीक है, सूचित करना है या मुझे आपका ध्यान उपयुक्त विषय, ये हम कर सकते हैं, उपयुक्त विषय की तरफ आकर्षित करना है। ठीक है, मुझे आपका ध्यान उपयुक्त विषय की तरफ आकर्षित करते हुए हर्ष हो रहा है या मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं, क्योंकि हमने लिखा था कि उत्तम पुरुष का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ मैं आपका ध्यान पत्र संख्या, दिनांक के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं। यानी मैं आपका ध्यान पत्र संख्या इतने के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं, या पर आकर्षित करना चाहते हैं, या हम और कुछ भी लिख सकते हैं। यानी मैं आपको आपके पत्र संख्या इतने के बारे में से, पत्र संख्या इतने इतने दिनांक इतने के से अवगत कराना चाहते हैं। ये तमाम जो शब्दावलियां हैं ये अर्धसरकारी पत्र में प्रयोग की जा सकती है कि बजाय किसके, ये निर्देश हुआ है, निर्देश हुआ है शब्द को हटा करके इस तरह की सारी शब्दावलियों को हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी संरचना विशेषता क्या होगा, मुख्य कलेवर की शुरुआत या मुख्य विषय की शुरुआत हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मुख्य विषय होगा या मुख्य कलेवर होगा, ये हमारा असरकारी पत्र का। ठीक, अब इसकी जो समापन कैसे करेंगे हम, समापन में हमने क्या लिखा था, हमने सरकारी पत्र में हमने क्या लिखा था, सरकारी पत्र में हम समापन कैसे करते हैं, समापन या अधोलेख। अधोलेख का मतलब होता है वही जो हम लास्ट में जो है समापन करते हैं। अधोलेख में हमने क्या लिखा था सरकारी पत्र में, भवदीय। एकमात्र शब्द यही है भवदीय जो सरकारी पत्र में प्रयोग किया जाता है अधोलेख के रूप में। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र जब हम लिखते हैं तो अर्ध सरकारी पत्र जो है व्यक्तिगत स्वभाव का होता है, तो यहाँ पे हम भवदीय की जगह पे क्या लिखेंगे, भवनिष्ठ लिखेंगे। भवनिष्ठ, भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग करेंगे, भवदीय के स्थान पे भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग करेंगे। या हम लिख सकते हैं आपका सद्भावी। ठीक है, ये शब्द प्रयोग करेंगे। या हम लिख सकते हैं आपका, केवल आपका लिख करके हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे या तो भावनिष्ठ लिखें या आपका सद्भावी लिखें या आपका लिख करके भी हम छोड़ सकते हैं समापन के तौर पे। ठीक है,
और जहाँ हमारे पत्र का समाप्ति होगी, जहाँ हमारा जो मुख्य विषय समाप्त हो रहा है, यहाँ हम ससम्मान या आदर सहित या सधन्यवाद, ठीक है, क्योंकि ये जो है आत्मीय स्वभाव वाला पत्र है, व्यक्तिगत स्वभाव वाला पत्र है, इसलिए हम ससम्मान, आदर सहित या सधन्यवाद करके आपका सद्भावी, भावनिष्ठ या आपका शब्द जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अधोलेख के बारे में और समापन के बारे में हो गया। अब पत्र के समापन के बाद जिनको पत्र भेजना था, जैसे हमने लिखा प्रिय तिवारी जी, प्रिय दिनकर जी, प्रिय महोदय, अब इनको पत्र लिखना है तो हम कहाँ लिखेंगे? हम जो है इनको पत्र जब लिखना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे बाएं पार्श्व में, जहाँ यहाँ पे हमने भावनिष्ठ लिख लिया, इसके सामने जो है बाएं पार्श्व में हम यहाँ लिखेंगे उनका नाम लिखेंगे जिनको पत्र भेजा जा रहा है। ठीक है, नाम, पद नाम एवं पता, ये चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे पत्र के नीचे या भावनिष्ठ और आपका सद्भावी के बाद। लास्ट में हम ये लिखेंगे नाम, पद नाम और इनका पता। जिनको हम भेज रहे हैं उनको हम जो है दो बातें हमें ध्यान देने वाली हैं, दो बातें जो है मुख्य रूप से ध्यान देनी है, जो आपको कई किताबों में अक्सर हर जगह गलत मिल जा रहा है। कई किताबों में ये जो पत्र का प्रारूप हम पढ़ रहे हैं ये हमारा राजभाषा मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, ये जो प्रारूप हम पढ़ रहे हैं राजभाषा मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट से, उस पे जो है दो बातें असहकारी पत्र के रूप में विशेष उल्लेखनीय जिसे हम बता रहे हैं आपको। पहली बात ये कि विषय का उल्लेख इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, विषय का उल्लेख नहीं किया जाता, उल्लेख नहीं किया जाता। ये जो है असहकारी पत्र की विशेषता है, नहीं किया जाता, यानी कि असहकारी पत्र विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है। दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि सेवा में, बहुत सी किताबों में आपको मिल रहा है सेवा में, यहाँ पे जो हम जो लास्ट में जो लिख रहे हैं जिनको पत्र भेजा जा रहा है, प्रेषिती का नाम, पता, और जहाँ लिखे वहाँ पे लोग सेवा में लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे सेवा में, लेकिन ये सर्वथा अनुचित है। सेवा में शब्द जो है पूर्णतया वर्जित है, पूर्णतः वर्जित है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि दो बातें जो है असहकारी पत्र के रूप में विशेष उल्लेखनीय है, जो कि हमें हर जगह गलत सही मिल जा रहा है। विषय का उल्लेख नहीं किया जाता इसमें, और सेवा में शब्द जो है पूर्णतः वर्जित है। असहकारी पत्र में कहीं भी सेवा में शब्द का उल्लेख नहीं करना है हमें। इन दो बातों को ध्यान रखिए, वरना बहुत से आपके मार्क्स की कटौती की जा सकती है, क्योंकि ये दो शब्द जो है हर जगह हमें गलत मिल जा रहा है, ताकि हर जगह सेवा में लिख दिया जा रहा है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वभाव का पत्र। व्यक्तिगत स्वभाव में आप सेवा में कहीं लिखते हैं, अगर आप अपने मित्र को पत्र लिखते हो या किसी दोस्त मित्र या अपने आत्मीय स्वभाव, अपने गुरुजन को पत्र लिखते हो, तो वहाँ पे हम सेवा में शब्द कहीं यूज नहीं करते। ठीक वही बात यहाँ पे हो रही है कि जब ये पत्र असरकारी है, मित्रवत लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे सेवा में शब्द जो है पूर्ण रूप से वर्जित किया गया है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखना है। विषय का उल्लेख भी इसमें नहीं करना है। ये दो बातें हमें इसके विशेष संदर्भ में याद रखनी है। असहकारी पत्र में विषय का उल्लेख नहीं किया जाएगा, सेवा में पूर्णतः वर्जित होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली, इसकी पूरी विशेषता, हमने इसकी संरचनात्मक विशेषता देख लिया, भाषागत विशेषता देख लिया, इसके प्रयोजन को समझ लिया। अब हम इसके प्रारूप पे आते हैं कि इसका प्रारूप कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, इस पे हम चर्चा करते हैं और एक प्रारूप बनाते हैं। दोस्तों, ये हमारा असहकारी पत्र का प्रारूप है, इसे हम ध्यान से देखें। असहकारी पत्र में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बाएं पार्श्व में असहकारी पत्र संख्या। ठीक है, उसके बाद जिस विभाग से भेजा जा रहा है उस विभाग का नाम, फिर अनुभाग का नाम, स्थान एवं दिनांक।
ये हमारा दाहिने पार्श्व में सबसे ऊपर होगा। संख्या होगा पत्र का, विभाग का नाम होगा, अनुभाग, स्थान और दिनांक। ठीक, इसके सामने हम क्या लिखेंगे, जिस व्यक्ति द्वारा ये पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम और पद नाम। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे XYZ है और ये उप सचिव है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उप सचिव। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम और पद नाम, केवल इतना ही लिखना है, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, असहकारी पत्र मुख्य तौर पे हमेशा लेटर पैड पे छपा हुआ होता है, पूर्व रूप में ही मुद्रित किया जाता है। वो बस खाली स्थान इस तरह से खाका बना करके छोड़ दिया जाता है, प्रारूप बना के उसमें अधिकारी द्वारा अपने अनुसार, यहाँ पे प्रिय सी वर्मा जी की जगह प्रिय सी तिवारी जी, प्रिय सी राय साहब है, जो भी कुछ भी लिखना होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अधिकारी द्वारा इस स्थान पे जो है संबोधन अपने हाथ से लिखा जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं ये पहले से छपी होती हैं असहकारी पत्र में, इसलिए यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का है तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह यहाँ होगा, भारत सरकार का है तो भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे लगा होगा। यानी असहकारी पत्र हमेशा छपा हुआ पहले से ही होता है। ये सारी चीज़ें भरी गई होती हैं, बस उसमें अधिकारी अपने अनुसार इनको फिलअप करके भेज दिया जाता है अधिकारी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नाम और पद नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे प्रतीक चिन्ह बना दिएगा। भारत सरकार का है तो भारत सरकार प्रतीक चिन्ह, राज्य सरकार का है तो उत्तर प्रदेश सरकार है तो उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे यहाँ पे प्रिय श्री वर्मा जी। अगर हम विषय की बात करें तो विषय जो है, विषय और संदर्भ इसमें नहीं लिखा जाता है, लेकिन बहुत से जगहों पर विषय संदर्भ लिखा भी जा रहा है। तो अगर हम विषय संदर्भ लिख भी देते हैं तो कोई उससे नुकसान होना नहीं। अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो विषय अगर लिखना होगा तो हम यहाँ पे विषय का भी उल्लेख कर सकते हैं। वैसे विषय के संदर्भ में कहा जाता है कि इस यहाँ पे विषय का उल्लेख नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर बहुत से जगहों पे मिल रहा है तो हम भी विषय का उल्लेख कर दें तो कोई इससे परेशानी की बात नहीं है, विषय का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो विषय का उल्लेख करने के बाद जो है यहाँ पे उसके बाद हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिय श्री वर्मा जी। अब यहाँ की शुरुआत की लाइन कैसे होगी, इस विभाग के पत्र संख्या इतने दिनांक इतने का संदर्भ ग्रहण करें। यानी कि इस विभाग द्वारा असहकारी पत्र हम क्यों भेजते हैं, असहकारी पत्र भेजने का उद्देश्य हमारा ये कि पहले से कुछ पत्र भेजे गए होते हैं या किसी कार्य को वहाँ पे दिया गया होता है, वो कार्य समय से पूरा नहीं हो पाता, या कोई सूचना मांगी गई होती है वो सूचना समय से नहीं मिल पाती, इसलिए हम असहकारी पत्र मितव्यत स्वभाव में लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इस विभाग के पत्र संख्या इतने का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके विभाग से कुछ सूचनाएं शासन द्वारा यथा समय मांगी गई थी जो अब तक नहीं प्राप्त हुई। अगर हम इसे पूरा लिखें वो आपको जो है पूरा एक उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर हम इसको पूरा, अगर यही होगा कि इस विभाग के पत्र संख्या इतने का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपके विभाग से अस्थायी पदों की संख्या कितनी है आपके विभाग में ये मांगी गई थी जो अभी तक आपके विभाग से उपलब्ध नहीं कराया गया। दूसरा पैराग्राफ हम क्या करेंगे, अतः आप व्यक्तिगत स्तर पे इस संदर्भ में विशेष रुचि लेते हुए यथाशीघ्र जो है शासन को सूचित करें, या यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए उस कार्रवाई का विवरण शासन को यथा समय प्रदान करें, या हम लिख सकते हैं यथाशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें। यहाँ पे हम कष्ट करें, निवेदन है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये असहकारी पत्र है। तो ये हमारा असहकारी पत्र यहाँ खत्म होगा। अब खत्म होने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं सधन्यवाद या ससम्मान सहित, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी यहाँ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अधोलेख में क्या होगा, भवनिष्ठ, यहाँ हम भवदी का प्रयोग नहीं करेंगे, या तो भवनिष्ठ करेंगे या हम कर सकते हैं आपका, इस तरह से करके उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे। पद नाम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जैसे सरकारी पत्र में हम यहाँ पद नाम भी लिखते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पद नाम ऑलरेडी यहाँ लिखा गया है इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस हस्ताक्षर करेंगे और उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पद नाम का उल्लेख हम नहीं करेंगे। इसके बाद फिर बाएं पार्श्व में नीचे जिस व्यक्ति को पत्र भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का उल्लेख करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे श्री वर्मा जी हैं तो श्री वर्मा जी, उनका पूरा नाम सहित पता लिखेंगे, उनका पद नाम क्या है वो भी लिखेंगे। उसके बाद शासकीय पता क्या है, वो जिस पद पे हैं इस समय, या अगर कोई निजी व्यक्ति है तो उस निजी व्यक्ति के आवास का पता लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है भेजने प्राप्त करने वाले का, प्राप्तकर्ता का नाम और पता पद नाम सहित यहाँ पे उल्लिखित किया जाएगा बाएं हाथ में।
और ये दाएं पार्श्व में जो है भावनिष्ठ लिख करके हम पत्र की समाप्ति करेंगे। ठीक है, ये हमारे अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है। अब इसमें प्रतिलिपि जो है किसी को भेजनी नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट ये पत्र व्यक्तिगत रूप से भेजा जा रहा है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को, तो यहाँ पे प्रतिलिपि तो किसी को भेजनी नहीं है, क्योंकि ये मित्रोक्त पत्र होता है। तो इसलिए हमें यहाँ प्रतिलिपि भेजने की बात नहीं। अगर कुछ संलग्नक होगा तो संलग्नक हम यहाँ पे लिख सकते हैं, संलग्नक लिख सकते हैं, यथोपरि या यथोक्त या कुछ शब्द अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, और संलग्नक नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे असरकारी पत्र का प्रारूप हुआ। इसके उदाहरण के रूप में कई पत्र आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे हम उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं क्या प्रारूप है इनका। तो इसमें हम सीधे सीधे यही ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे पता, अशासकीय पद की संख्या डालेंगे, जिस विभाग से भेजा जाए उस विभाग का नाम लिखेंगे, अनुभाग लिखेंगे, स्थान, दिनांक, हम सब कुछ यही लिखेंगे बाएं दाहिने पार्श्व में ऊपर। फिर हम प्रतीक चिन्ह बना देंगे। प्रतीक चिन्ह लिख करके आप ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, गोल आकृति में भी यहाँ पे लिख करके प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे भेजने वाले का नाम और पद नाम लिखेंगे। XYZ उप सचिव है। विषय का उल्लेख किया भी जा सकता है, बहुत सी जगहों पे मना किया गया है कि विषय का उल्लेख न किया जाए, लेकिन यहाँ पे आप विषय का उल्लेख कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से पत्रों में हम देख रहे हैं कि किया जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे विषय का उल्लेख कर देंगे। उसके बाद हम पत्र की शुरुआत करेंगे। प्रिय श्री महोदय, यहाँ प्रिय श्री वर्मा जी की जगह लिखिए प्रिय श्री महोदय। यहाँ पे हम प्रिय श्री महोदय, वहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, सरकारी पत्र में केवल महोदय लिख रहे थे, यहाँ पे हम प्रिय श्री महोदय भी लिख सकते हैं, या तो फिर सीधे जिनको भेजा उनके टाइटल या उस तरह के उनके हम जी लगा के भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं। इसके बाद इस पत्र की शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं, इस विभाग के पत्र संख्या इतने का संदर्भ ग्रहण करें, क्योंकि पहले पत्र भेजा जा चुका है, कार्यवाही में देरी हो रही, इसलिए असरकारी पत्र ही लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस तरह की शुरुआत कर सकते हैं। अंत हम इस तरह से आप व्यक्तिगत स्तर पर रुचि लेते हुए इस कार्य को यथाशीघ्र सूची पूरा कराएं, और उस कार्य से उस कार्यवाही की यथाशीघ्र सूचना शासन को प्रस्तुत करें या प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उसके बाद हम धन्यवाद लिखेंगे, भावनिष्ठ या आपका, इसमें दोनों में से कोई एक लिखेंगे, हस्ताक्षर और नाम। यहाँ पद नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि पद नाम यहाँ पे लिखा गया है। कोई संलग्नक है तो यथोक्त करके या यथोपरि करके हम यहाँ संलग्न लगा देंगे, और यहाँ पे हम जो है पूरा लास्ट में उनका जो पूरा पता, जिनको भेजा जा रहा है उनका पूरा पता, नाम और पद नाम सहित लिख सकते हैं। ये हमारा असरकारी पत्र का प्रारूप है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इसके पूरे उदाहरण के रूप में टेलीग्राम चैनल पे हम आपको मानक पत्र उपलब्ध करा देंगे, उससे भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अगले पत्र में हम किसी और नए पत्र को लेकर शुरू करेंगे अगला क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।